भारतीय दूतावास अमेरिका वाशिंगटन साल 1945। इस समय ब्रिटिश अखंड भारत के यूएस स्थित दूतावास में सर गिरिराज शंकर वाजपेयी वीवीआईपी मेहमानों को होस्ट कर रहे थे। देश के राजदूत को यूं तो एम्बेसडर कहते हैं, लेकिन तब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, इसलिए गिरिराज शंकर वाजपेयी का ओहदा एजेंट जनरल का था। गिरिराज शंकर आगे भी कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और स्विट्जरलैंड में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी ड्यूटी अदा कर चुके थे और प्रीवियसली वो भारत के मुख्य सचिव भी रह चुके थे। इस साल गिरिराज शंकर ने यूएसए में बहुत ही वीवीआईपी मेहमानों को बुलाया था, जिसमें से एक विशिष्ट महिला मेहमान भी थी जिनका नाम था जेन डिक्सन, और ये मूल जर्मन वंशी अमेरिकी महिला थी और भविष्य के ज्ञान की जेन को कुदरती बख्शिश है ऐसा माना जाता था। जेन ने भूतकाल में कुछ ऐसे किस्सों की भी भविष्यवाणियां की थी जो सच साबित हुए थे, इसलिए जेन की मान्यता को पुष्टि मिल चुकी थी। हालांकि कुछ बार जेन भविष्य के प्रिडिक्शन करने में असफल भी रहती, लेकिन सफलता और असफलता के रेशियो की बात करें तो वो मोस्टली एक सफल ही प्रिडिक्शन कर लेती थी। आज की तरह साल 1945 में भी हर एक दूतावास में मिलिट्री अटैच्ड होते थे, यानी कि लश्करी दूत। उस समय वॉशिंगटन में भारत की तरफ से कर्नल नवाबजादा शेर अली नाम के एक फौजी अफसर भारत के लश्करी दूत थे। अब मेजबानी के दौरान कर्नल नवाबजादा शेर अली एक औपचारिकता के लिए जेन डिक्सन को अभिवादन करने के लिए पहुंचे और उन्होंने कुछ औपचारिक बातें करने के बाद जेन डिक्सन से पूछा, क्या मैं आपको मिल सकता हूँ? डिक्सन तुरंत बोली, क्यों नहीं, आप कल मेरे पति के ऑफिस पधारिए, मैं वहां ही बैठती हूँ। जेन डिक्सन अक्सर अपने पति की ऑफिस बैठती थी। उसके पति का नाम था जेम्स डिक्सन और उसकी ऑफिस की बगल में ही जेम डिक्सन ने अपना एक कमरा बना रखा था। खैर, अब इस औपचारिक मुलाकात के दूसरे दिन कर्नल नवाबजादा जेन डिक्सन की ऑफिस पहुंच गए और उन्हें रूबरू जाकर मिले। उस समय भारत में अनिश्चितता का वातावरण था। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के करीब 3 ब्रिगेड समान सैनिक मार्च साल 1944 में बर्मा की सरहद से भारत में पहुंच गए थे और पुणे के एक महल में नजरबंद रखे गए गांधी जी को 6 मई साल 1944 के दिन अंग्रेजों ने आजाद भी किया था, लेकिन आजादी की हलचल प्रमाण में धीमी हो गई थी और इन हालात में भविष्य में भारत में क्या होगा वो कर्नल नवाबजादा शेख अली जानना चाहते थे। कर्नल के प्रश्नों के बाद कुछ समय तक जेन डिक्सन सोचती रही और कुछ समय पश्चात वो बोली, करीब 2 साल के बाद भारत का विभाजन होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता मिसेस डिक्सन, शौक होकर अचंभे के साथ कर्नल बोले। जेन डिक्सन ने कहा, कर्नल अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। कर्नल नवाबजादा ने कहा, ठीक है बताइए। डिक्सन बोली, भारत के विभाजन की ऑफिशियल डिक्लेरेशन 2 जून साल 1947 के दिन होगी। इसके बाद आप अपनी मातृभूमि को छोड़कर नए बने हुए देश में जाएंगे और वहां आपको व्यावसायिक एक बढ़ोतरी भी मिलेगी। और इतना सुनकर कर्नल नवाबजादा बोले, नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये जो कर्नल नवाबजादा शेर अली थे, उनका असली नाम शेर अली खान पटौड़ी था। ये भारत के पटौड़ी प्रांत में जन्मे थे और ये सैफ अली खान के दादाजी के भाई थे। खैर, 1945 में किसी को भी ये नहीं पता हो सकता था कि भारत का विभाजन होगा। अब जेन की और कर्नल की ये मुलाकात के बाद कुछ समय बीतता है। इस बीच कर्नल काफी बार जेन डिक्सन से मिलते भी हैं और इसी बीच भारत के एजेंट जनरल गिरिराज शंकर वाजपेयी को नवंबर साल 1946 में प्रमोशन भी मिलता है और उसके बाद भी कुछ समय बीतता है और आखिरकार जेन डिक्सन ने बताया हुआ भारत के विभाजन का वो दिन यानी कि 2 जून साल 1947 आ जाता है। और इस दिन कर्नल नवाबजादा ने जेन डिक्सन को फोन किया और बताया कि मैडम आज वो दिन आ गया है और आज भी भारत एक है, आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। और तब डिक्सन ने फोन में रिप्लाई दिया कि कर्नल अभी दिन खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, वास्तव में डिक्सन की भविष्यवाणी सही साबित हो रही थी। 2 जून साल 1947 के दिन ही अंततः भारत के आखिरी वाइसरॉय माउंटबेटन ने अखंड भारत के विभाजन का ब्रिटिश सरकार का निर्णय जाहिर किया और इसके दूसरे ही दिन अमेरिका के प्रमुख अखबारों की फ्रंट हेडलाइन यही थी और इसे पढ़कर कर्नल नवाबजादा शेर अली खान ताजुब से चौंक गए।
और इसके बाद की भविष्यवाणी भी सही ही साबित हुई, क्योंकि कर्नल नवाबजादा इसके बाद पाकिस्तान चले गए और उनको ओहदे में बढ़ती भी मिली और युगोस्लोवेकिया नाम के देश में पाकिस्तान के राजदूत बन गए। जीन डिक्सन की पूरी ये घटना और वार्तालाप को कर्नल नवाबजादा ने खुद कबूला था। हालांकि बुद्धि संपन्न और इंटेलिजेंट व्यक्तियों को इन बातों में हमेशा से संशय रहा है। वैज्ञानिक और रेशनलिस्ट को ये सब बातें हमेशा से ही बोगस लगती रही है और ये स्वाभाविक भी है। विज्ञान में ऐसी किसी भी भविष्यवाणियों को स्थान भी नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान के सिद्धांतों पर साबित नहीं हो सकती है और विज्ञान के सिद्धांत अचल है, अड़ग है, कांस्टेंट है। और दूसरी तरफ ये बात भी है कि यूरोप और अमेरिका के करोड़ों लोगों ने जिम डिक्सन में त्वचा, चक्षु, कान, जीभ और नाक के अलावा एक छठी इंद्री होने का भी मौलिक रूप से स्वीकार किया है। साल 1940, साल 1950 और साल 1960 के दशक तक जिम डिक्सन की अमेरिका और यूरोप में बोलबाला थी। जिम डिक्सन के ऊपर 8 पुस्तकें भी लिखी जा चुकी है और कई सारे आर्टिकल्स अलग अलग अखबारों और सामयिकों में प्रकट भी हुए हैं और टेलीविजन पर कई बार जिम डिक्सन के इंटरव्यूज भी आए हैं। जिम डिक्सन का नाम जब बहुत प्रचलित हो गया था तो उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने उन्हें अपनी ऑफिस मिलने के लिए बुलाया था। वर्ष था 1944 और महीना था नवंबर का। जिम डिक्सन अपने बुलावे पर सीधा व्हाइट हाउस पहुंची। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के साथ उनकी अपॉइंटमेंट सुबह 11 बजे थी। जब जिम डिक्सन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से मिली तो उनको देखकर ही वो समझ गई कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। दरअसल उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं लग रहा था, वो थके थके लग रहे थे। 7 दिसंबर साल 1941 के दिन जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया, उसके बाद ना चाहते हुए भी अमेरिका को प्रत्यक्ष रूप से दूसरे विश्व युद्ध में कूदना पड़ा था और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी और इस बड़ी जिम्मेदारी ने उनकी हेल्थ को भी प्रभावित किया ही था। जिन मानो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की मनोस्थिति समझ गई हो, इस तरीके से बोली, कई बार अगर मन में बार प्रश्न खड़े होते हो तो उसके लिए दूसरे का मार्गदर्शन सलाहपूर्ण हो सकता है। जिन की इस बात पर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थोड़े कॉन्शियस हुए और बोले, इंसान के पास बहुत कम समय होता है, कभी कभी लंबे से लंबा वक्त भी इंसान को कम लगता है। मुझे जो काम पूरा करना है उसके लिए मेरे पास कितना समय बाकी रहा है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जवाब दिया, क्या मैं आपकी उंगलियों को स्पर्श कर सकती हूँ? जिन बोली। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अपना दायां हाथ आगे किया और जिन ने उनके हाथ को स्पर्श किया। हाथ को स्पर्श करने के बाद जिन यहाँ वहां की बातें करने लगी। लगता था कि बातें किसी और पटरी पर जा रही है और तब प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने बताया कि आप बिना किसी संकोच मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। और इस पर जिन डिक्सन बोली, 6 महीने या शायद उससे भी कम। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का अंत नजदीक था। ये बात जानने के बाद प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने दूसरा सवाल किया जो उनके देश के लिए महत्वपूर्ण था। अब मुझे ये बताओ कि क्या रशिया के साथ हमारी मित्रता बनी रहेगी? आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका जोसेफ स्टालिन के रशिया के साथ खड़ा था और इतना ही नहीं, नाजियों के सामने लड़ने के लिए अमेरिका ने रशिया को भरपूर शस्त्र भी पहुंचाए थे और दोनों साथ मिलकर जर्मनी के सामने लड़े थे। लेकिन विचारधारा में अमेरिका और रशिया ये दोनों ही देश एक दूसरे से तद्दंत विरुद्ध थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की रशिया के साथ दोस्ती के प्रश्न पर जिन डिक्सन ने कहा कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, रशिया के साथ हमारी मित्रता टिक नहीं पाएगी। लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरे ध्यान में ये आ रहा है कि हमारे लिए खतरा रशिया नहीं लेकिन साम्यवादी चीन होने वाला है। साम्यवादी चीन? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट चौंक गए। चीन कहाँ साम्यवादी है? और हमारा चीनियों के साथ कोई मतभेद भी नहीं है और रशिया के साथ हमारी मित्रता बनी रहे, ये विश्व में हमारी शाख के लिए और रशिया और अमेरिका के अस्तित्व के लिए भी बहुत ही जरूरी है। इस सवाल पर कुछ विचार करने के बाद जिन डिक्सन ने कहा कि मुझे दिख रहा है कि चीन एक साम्यवादी देश बनेगा और मैं फिर से ये कहती हूँ कि अमेरिका के लिए रशिया नहीं लेकिन सबसे बड़ी समस्या चीन बनेगा और हमारे लिए दूसरे नंबर की सबसे गंभीर समस्या अफ्रीका होगा। पर मुझे तो अफ्रीका में कोई मुश्किल के चिन्ह नजर नहीं आ रहे हैं, किंतु रशिया के साथ हमारा संघर्ष हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ और इसलिए अमेरिका और रशिया भविष्य में मित्र बने रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नवंबर साल 1944
प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और जिन निक्सन के बीच ये जो वार्तालाप हुआ, उस समय चीन अमेरिका के समर्थन में था। जी हाँ, तब चाइना साम्यवादी भी नहीं था और अमेरिका का दोस्त था। चाइना में तब प्रेसिडेंट चियांग काई शेक का राज था और देश में होने वाली साम्यवादी सभी प्रवृत्तियों को चियांग खत्म कर रहे थे। अब इस बात को 2 महीने बीत जाते हैं। जनवरी साल 1945 और जिन डिक्सन को फिर से व्हाइट हाउस का बुलावा आया। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट फिर से अपने ढके हुए नसीब की किताब को खोलना चाहते थे। व्हाइट हाउस में जाते ही जिन डिक्सन ने देखा तो महज 2 महीने में तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अधिक वृद्ध नजर आने लगे थे। जिन, वेलकम। अभी मेरे पास कितना समय है? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने पूछा। इसके बाद जिन डिक्सन एक क्रिस्टल बॉल की तरफ देखती रही और कहा कि बहुत ही कम, आप जितना समझते हो उससे भी कम। मुझे इस शॉर्ट टाइम में कुछ निर्णय लेने हैं, इसके लिए आपको क्या लगता है? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने पूछा। सर, मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है उसका कोई महत्व नहीं है। मैं बस मुझे आध्यात्मिक और पारलौकिक रूप से जो अनुभव होते हैं वही आपको बताती हूँ, और जिनमें से कई सारी बातें ऐसी होती है जो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। इसके बाद इस सेकेंड मुलाकात में जिन डिक्सन और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के बीच क्या बातचीत हुई वो उन्होंने कभी जाहिर में नहीं कहा, और इस मुलाकात के बाद जिन डिक्सन वहां से चली गई। ये दूसरी मुलाकात दरअसल इन दोनों के लिए आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि इसके 3 महीने बाद 12 अप्रैल साल 1945 के दिन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का निधन हो गया और अमेरिका के संविधान के अनुसार उनके निचले स्तर पर यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपनी ड्यूटी अदा करने वाले हैरी ट्रूमन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने। हैरी ट्रूमन की बात करें तो वो भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट बनने से कुछ महीने पहले ही वॉशिंगटन में एक चैरिटी फंड इकट्ठा करने की जो पार्टी थी उसमें उनको जिन डिक्सन मिली थी, और उनकी भी उंगलियों को स्पर्श करके जिन डिक्सन ने हैरी ट्रूमन को यह बताया था कि आप किसी ईश्वर योजित घटना के चलते अमेरिका के प्रेसिडेंट बनोगे। हालांकि उस वक्त हैरी ट्रूमन ने जिन डिक्सन की इस बात को खुशामद या चापलूसी समझकर इग्नोर कर दिया था। अब दोस्तों कुछ और समय बीतता है और साल आता है 1946 का। अक्टूबर का महीना था और जिन डिक्सन ने दूसरी बार साम्यवादी चीन का उल्लेख किया। जगह थी साम्यवादी चीन की एक कचेरी, जहां पर एक पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पार्टी में अमेरिका के विशिष्ट वीवीआईपी मेहमानों को आमंत्रित किया गया था और जिसमें जिन डिक्सन को भी बुलावा आया था। इस पार्टी में वीवीआईपी मेहमान 6-7 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होकर लेटेस्ट में हुई घटनाओं की बातों पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा ऐसी हो रही थी कि इस पार्टी के अगले ही दिन 10 नाजी युद्ध सैनिकों को मौत की सजा दी गई थी। हिटलर के वायु सेनापति हेरमान गोरिंग ने साइनाइड की कैप्सूल खाकर आत्महत्या कर ली थी। उस पार्टी में ऐसे अलग अलग चर्चाएं हो रही थी और विषय लगातार बदलते जा रहे थे। इसी पार्टी में अमेरिका के एक राजदूत लोए एंडरसन और उनकी बीवी भी उपस्थित थे, और चर्चाओं के साथ लोए एंडरसन ने अपनी बीवी से कहा, मुझे लगता है कि हम नजदीकी भविष्य में रशिया के साथ युद्ध लड़ेंगे। जिन डिक्सन भी इसी मंडली में शामिल थी। जिन डिक्सन ने लोए एंडरसन से कहा, सर आपको गलत साबित करना मुझे बिल्कुल शोभा नहीं देगा और मुझे वो अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन मुझे ये इन्फ्लुएंस हो रहा है कि हम भविष्य में साम्यवादी रशिया के साथ नहीं लेकिन साम्यवादी चीन के साथ लड़ेंगे। लोए एंडरसन और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गए। लोए एंडरसन ने कहा कि चीन साम्यवादी नहीं है और वो ऊपर से अपनी सांस्कृतिक रियासत को आगे बढ़ाने वाला है, और इसलिए चीन कभी साम्यवादी विचारधारा को अपनाएगा भी नहीं। इस बात पर जिन निक्सन ने जवाब दिया कि चीन साम्यवादी बनेगा, और उस वक्त उस मंडली में सबने जिन की बातों को सुना अनसुना कर दिया। लेकिन इसके ठीक 3 साल बाद सितंबर साल 1949 को चीन साम्यवादी बना और चीन की सत्ता को गवाकर चियांग काई शेक ताइवान जाकर बस गए, और जिन डिक्सन की ये भविष्यवाणी फिर से सच साबित हुई। और क्या इसे कोई कोइंसिडेंस मानेंगे? तो इस कोइंसिडेंस वाली बात को अभी अल्प विराम लगाते हैं, इसकी चर्चा आगे करेंगे। अब बात करते हैं साल 1948 की। तब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे। एक और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थॉमस डेवी थे और दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेट्स पार्टी के उम्मीदवार हैरी ट्रूमन थे। जैसे मैंने आगे बताया, हैरी ट्रूमन पहले अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे
और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मौत के बाद वो बाय नेचुरल ही अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए थे। और अब हैरी ट्रूमन को इस इलेक्शन को जीतकर अपना प्रमुख पद आगे बढ़ाना था। लेकिन अमेरिका में तब ये चर्चाएं चल रही थी कि हैरी ट्रूमन किसी भी हालत में जीत नहीं सकते। ऑलमोस्ट सब लोग ये मानते थे कि रिपब्लिकन्स के थॉमस डेवी ही ये इलेक्शन जीत जाएंगे। अमेरिका में कुछ शीर्ष अखबारों ने तो ये छापना शुरू कर दिया था कि थॉमस डेवी को बस अब शपथ लेने की ही देरी है। अमेरिकन ओपिनियन पोल्स के मुताबिक भी थॉमस डेवी हैरी ट्रूमन से बहुत ज्यादा आगे चल रहे थे। थॉमस डेवी अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट होने वाले हैं। इस बात को कुछ अखबार तो इस हद तक मान चुके थे कि उन्होंने ऐसे लेख प्रकट किए थे जिनमें उन्होंने व्यंग किया था कि हैरी ट्रूमन अपना बाकी का शीर्ष जीवन और रिटायरमेंट के दौरान क्या करेंगे। और इन सब के बीच जेन डिक्सन ने एक बिल्कुल ही विरोधी मंतव्य प्रकट किया और एक रेडियो में इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने बताया कि मैं देख रही हूँ कि मिस्टर डेवी अखबारों के ढेर के नीचे दब जाएंगे और मिस्टर हैरी ट्रूमन ही इस इलेक्शन को जीतेंगे। अब जो ट्रेंड चल रहा है उससे बिल्कुल विरोधी बात करने के लिए कई सारे अखबारों ने जेन डिक्सन के बारे में बहुत कुछ गलत लिखा और वॉशिंगटन में थॉमस डेवी को सपोर्ट करने वाले जो भी कार्यकर्ता या जो भी अग्रण्य बिजनेसमैन थे, वो जो भी पार्टियां रखते थे, उसमें जेन डिक्सन को बुलाना बंद कर दिया। लेकिन अंततः इलेक्शन का रिजल्ट ठीक वैसा ही आया जैसा जेन डिक्सन ने कहा था। हैरी ट्रूमन इलेक्शन जीत गए। अब इस घटना के 3 साल पहले जेन डिक्सन ने द ग्रेट ब्रिटेन के प्रेसिडेंट विंस्टन चर्चिल को भी नाराज कर दिया था। हुआ कुछ यूं कि साल 1945 में विंस्टन चर्चिल वॉशिंगटन की मुलाकात पर आए थे और तब चर्चिल लॉर्ड हैलिफैक्स के साथ रुके थे। लॉर्ड हैलिफैक्स ने चर्चिल के मान में एक पार्टी का भी आयोजन किया था जहां पर उसने वीवीआईपी लोगों को बुलवाया था। उसमें जेन डिक्सन भी शामिल थी। जब जेन डिक्सन चर्चिल को मिली तब उसने कुछ वाइब्रेशंस को फील किया और तभी उसने चर्चिल को तुरंत कह दिया कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप ब्रिटेन में समय से पहले इलेक्शन मत करवाना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी हार होगी। अब चर्चिल का मिजाज थोड़ा अलग था और वो सीधी हाजिर जवाबी ऐसी महिला को जो उसने तुरंत कह दिया वो देखकर उद्दंड मान गए। लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखते हुए चर्चिल ने जवाब दिया, इंग्लैंड मुझे कदापि धोखा नहीं दे सकता। चर्चिल के इतना कहते ही जेन डिक्सन बोली, आप चिंता मत करें, कुछ साल बाद आप फिर से सत्ता में आ जाएंगे। और दोस्तों, ठीक ऐसा ही हुआ। विंस्टन चर्चिल ने समय से पहले इलेक्शन का आयोजन किया और वो बुरी तरह से हारे। अब इस वक्त दूसरा विश्व युद्ध पूर्ण होने की कगार पर था, इसलिए अब युद्ध के निष्णात विंस्टन चर्चिल की कोई आवश्यकता रही नहीं थी और ब्रिटेन के जमीन में घुस चुके अर्थतंत्र को फिर से वापस खड़ा करे ऐसे किसी नेता की जरूरत थी। अब इसके बाद ब्रिटेन की हुकूमत में से कई देश आजाद हुए, भारत भी स्वतंत्र हुआ और भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट का ही था। और इस हालात में फिर से जब इलेक्शन हुआ तो क्लेमेंट गए और जैसा निक्सन ने बताया था, विंस्टन चर्चिल को फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली। जेन डिक्सन को लगातार सुर्खियों में रखने वाली उसकी प्रिडिक्शन एक के बाद एक सच साबित हो रही थी और उसकी कुछ प्रिडिक्शनों में तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल जैसे बड़े बड़े लोग भी शामिल थे। और इसके बाद जेन डिक्सन की एक और प्रसिद्धि होने वाली थी और इस बार जगह थी रशिया। साल था 1955 का। साम्यवादी रशिया के कुख्यात सरमुख हत्यार जोसेफ स्टालिन की साल 1953 में ही मृत्यु हो गई थी और उनके बाद गेओर्गी मालेनकोव सत्ता में आए थे और इस दौरान रशिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर भी चल रहा था। और इस दौरान रशिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, या अमेरिका में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है या क्या हो सकता है, इनकी छोटी छोटी बातों को भी दोनों देशों के अखबार छाप देते थे और दोनों देशों के मीडिया में ये छोटी छोटी बातें चलाई जाती थी। और इसी बीच 14 मई साल 1953 के दिन नेशनल नेटवर्क नाम की एक चैनल ने रशिया में एक प्रोग्राम आयोजित किया और इसमें चीफ गेस्ट रशिया में अपनी कामगिरी पूरी कर चुके अमेरिका के पूर्व राजदूत थे और उनके सामने इस टेलीविजन के प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली दूसरी व्यक्ति थी जेन डिक्सन। अब इस प्रोग्राम के दौरान रशिया के पॉलिटिक्स के बारे में सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ जानने वाले अमेरिकी राजदूत जोसेफ डेविस ने पूछा कि गेओर्गी मालेनकोव रशिया की सत्ता में कब तक रहने वाले हैं। इस सवाल पर जेन डिक्सन कुछ सोचने लगी
और कुछ देर बाद वो बोली कि करीब 2 साल बाद मालेकॉन को रशिया के कारोबार से निवृत्त कर दिया जाएगा और उनकी जगह लेगा एक व्यक्ति जिसके कर्ली हेयर होंगे, बकरे जैसी दाढ़ी होगी और नीलाश पड़ती आंखें होगी। और ये सुनकर जोसेफ डेविस हंसने लगे। जिन डिक्सन को वो याद दिलाते हुए बोले कि रशिया की पॉलिटिक्स में जब किसी के पास सत्ता आ जाती है तो वो आसानी से जाता नहीं है और उसको आसानी से हटाया भी नहीं जाता। या तो उसके कार्यकाल के दौरान उसकी कुदरती मृत्यु हो जाती है या तो उन्हें शूट कर दिया जाता है। और ऊपर से आपने जो वर्णन किया, ऐसा दिखावा तो रशियन लोगों का नहीं होता है। इस बात पर जिन डिक्सन ने कहा कि मुझे जो पूर्वानुभास हुआ वो मैंने आपको बताया। और वो और सोचकर आगे बोली कि बकरे जैसी दाढ़ी वाला वो इंसान बहुत ही कम समय के लिए ही रशिया की सत्ता संभालेगा और उसके बाद एक छोटे कद का और टकला इंसान आएगा जो उसको उसकी सत्ता से बेदखल कर देगा। इसके बाद आगे चलकर इस टीवी के इंटरव्यू में तीसरी बात जिन डिक्सन ने ये कही कि जब ये छोटे कद का इंसान रशिया की बागडोर संभालेगा, उसके कुछ ही साल बाद एक सुनहरा गोला रशिया स्पेस में भेजेगा और ये गोला पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा। इसके बाद जोसेफ डेविस फिर हंसने लगे और इस बार उनका हास्य जिन डिक्सन का मजाक उड़ा रहा हो ऐसा लग रहा था। जोसेफ ने कहा कि मैं रशिया और उसकी राजनीति से परिचित हूँ और आप जैसा बोल रही है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जैसा बता रही है ऐसी पैटर्न, ऐसी पद्धति से रशिया में कुछ नहीं होता है। इसके बाद ये इंटरव्यू खत्म हो गया और इस इंटरव्यू के कुछ महीने बाद अमेरिका में जाके जिन डिक्सन ने किसी व्यक्ति के पूछने पर यह बताया कि मैं उस इंटरव्यू में और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इसी बीच मिस्टर जोसेफ डेविस ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ये कहा कि आपको रशिया के बारे में जानने के लिए मेरी लिखी हुई पुस्तक पढ़नी चाहिए। जिन ने कहा कि उस टेलीविजन के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी मिस्टर जोसेफ डेविस मेरा मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद जैसा जिन डिक्सन ने कहा था, अपनी सत्ता के 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे और गियोर्गी सत्ता से बेदखल हो गए और सत्ता में आए मार्शल निकोलाई बुल्गानिन। और बुल्गानिन को वाकई में बकरे जैसी दाढ़ी थी, आंखें भी थोड़ी सी नीली थी और उनके हेयर भी कर्ली थे। और बुल्गानिन के सत्ता में आने के कुछ ही समय बाद एक कम हाइट वाला टकला भूतपूर्व नायब सेनापति जो दूसरे विश्व युद्ध में भी लड़ा था, वो यानी कि निकिता खुश्चेव रशिया का नया शासक बना और उसने रशिया पर 6 सालों तक शासन किया। हालांकि ये निकिता जो थे वो उस वक्त के रशिया में, लेकिन आज के समय के यूक्रेन के थे। अब इसके बाद बारी थी जिन की तीसरी भविष्यवाणी की। जिन ने जब अपने दिए गए इंटरव्यू में तीसरी भविष्यवाणी जो एक गोले को स्पेस में ले जाने की थी, उस वक्त इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन यानी कि IAF के प्रमुख एंड्रयू हेली ने इस प्रिडिक्शन का खंडन किया था और कहा था कि रशिया ने ऐसे किसी भी उपग्रह को स्पेस में ले जाने का कोई प्रोजेक्ट ही शुरू नहीं किया है। लेकिन इसके कुछ ही साल बाद यानी कि 4 अक्टूबर साल 1957 के दिन रशिया का स्पुतनिक नाम का पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में गया और उसके दूसरे ही दिन एंड्रयू हेली ने जिन डिक्सन को फोन करके अभिनंदन दिए थे और शुभेच्छा व्यक्त की थी। एंड्रयू ने जिन को यह भी पूछा कि रशिया भविष्य में ऐसा करेगा, ये बात आप कैसे जानती थी? तब जिन डिक्सन ने बताया कि मैं रशियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में रत्ती भर भी नहीं जानती थी, लेकिन उसे अंतर्स्फूर्णा हुई और ये दिखा कि रशिया का एक कांच का गोला स्पेस में जा रहा है। जिन डिक्सन का ये खुलासा बिल्कुल ही बुद्धिगम्य नहीं था, कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति इसे मान भी नहीं सकती, लेकिन डिक्सन हमेशा जो भी कहती थी उसे अपनी अंतर्स्फूर्णा और पारलौकिक शक्ति से जोड़ देती थी। और ऐसा ही एक खुलासा उसने जॉन एफ कैनेडी के ऊपर किया था। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका में साल 1961 में एक प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए थे, लेकिन उससे काफी समय पहले यानी कि 13 मई साल 1956 के दिन अमेरिका की एक परेड नाम की मैगजीन में अपने इंटरव्यू के दौरान जिन डिक्सन ने यह कहा था कि अ ब्लू आई डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन 1960 विल बी असैसिनेटेड। जिन डिक्सन की ये भविष्यवाणी सुनकर अखबार के तंत्री टेंशन में आ गए थे और उन्होंने कहा था कि क्या वो असैसिनेटेड हो गए, उसके बदले हम उनकी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु होगी ऐसा लिख सकते हैं। जिन डिक्सन ने कहा आपको जो लिखना है वो लिखे, लेकिन उनका असैसिनेशन होगा। इसके बाद जब जॉन एफ कैनेडी साल 1961 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद साल 1962 में जिन डिक्सन ने उन्हें टेक्सास के डेलास न जाने के लिए बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन जॉन एफ कैनेडी नहीं रुके
और 22 नवंबर साल 1963 के दिन अमेरिका के टेक्सास के डेला शहर में ओसवाल्ड के द्वारा जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद तो जिन डिक्सन की प्रसिद्धि और ज्यादा बढ़ी और कुछ साल बाद साल 1971 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने कुछ मार्गदर्शन के लिए जिन डिक्सन को व्हाइट हाउस बुलाया और इसके बाद बनने वाले अमेरिकन प्रमुख रोनाल्ड रीगान और उनकी पत्नी नैन्सी रीगान फ्रीक्वेंटली जिन निक्सन को व्हाइट हाउस बुलाते थे और उनसे बातें करते थे और ऐसे बड़े लोगों से और व्हाइट हाउस से ताल्लुक रखने वाली एक महान भविष्यवक्ता जिन डिक्सन 25 जनवरी साल 1997 के दिन परलोक सिधार गई और इस अत्यंत रहस्यमय महिला और उसकी उतनी ही विचित्र और विवादास्पद कारकिर्दी का यहाँ पर ही एंड हो गया। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हमने जिन डिक्सन द्वारा किए गए भविष्य के कई सारे कथनों को आपके सामने प्रस्तुत किया और ये सब इतिहास की तारीखों में दर्ज है, लेकिन क्या सच में ऐसी भविष्यवाणी कोई कर सकता है? तो चले अभी इसकी सच्चाई पर नजर डालते हैं। अमेरिका के कई मनोवैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च भी किए हैं, लेकिन उनके रिसर्च में ये आता है कि ये सिलेक्टिव मेमोरी का कमाल है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जो भी अंधश्रद्धालु भविष्यवाणियों में मानते हैं वो भविष्यवक्ताओं की ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियों पर गौर नहीं करते जो गलत साबित हुई है, लेकिन कुछ सिलेक्टिव भविष्यवाणियां जो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के कारण सच साबित हुई है उन पर उनका ध्यान जाता है। जैसे कि जिन डिक्सन ने कहा था कि रशिया आसमान में एक गोला भेजेगा जो पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस सही सलामत रशिया पे आएगा। हालांकि स्पुतनिक 1 वापस नहीं आया था। जिन डिक्सन ने कहा था कि अमेरिका के जिन प्रेसिडेंट का एसेसिनेशन होगा वो साल 1960 में प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन जॉन एफ कैनेडी साल 1961 में प्रेसिडेंट बने थे। जिन डिक्सन ने चीन के साथ अमेरिका के युद्ध की भी भविष्यवाणी की थी, लेकिन हालांकि चीन और अमेरिका का अभी तक कोई युद्ध नहीं हुआ है। जिन डिक्सन ने साल 1964 में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी जीतेगी ऐसा कहा था, लेकिन तब कंजर्वेटिव पार्टी नहीं लेकिन लेबर पार्टी ने ब्रिटेन में अपनी सत्ता जमाई थी। तो दोस्तों इन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि लोग सिलेक्टिव मेमोरी को याद रखते हैं, लेकिन सच में क्या हम इस सिलेक्टिव मेमोरी के कारण जिन डिक्सन की भविष्यवाणियों को नजरअंदाज कर सकते हैं? इन दलीलों की वजह से हम जिन डिक्सन का बिल्कुल अवमूल्यन नहीं कर सकते हैं। और ऐसा शायद कैसे हो सकता है, इस पर हाल ही में हुए कुछ रिसर्च कुछ बता सकते हैं। ब्रेन मशीन इंटरफेस यानी कि BMI के द्वारा वैज्ञानिकों को नई सफलताएं इसमें मिल रही है। हाल ही में हुए कुछ रिसर्च बताते हैं कि इंसान का दिमाग कुछ सोचकर, सिर्फ सोचकर मशीन को ऑपरेट कर सकता है। अब इंसान सिर्फ अपने दिमाग के द्वारा कमांड देकर किसी मशीन को ऑपरेट करे, ये बात आम इंसान के दिमाग की समझ से परे है, क्योंकि मानव विचार एब्स्ट्रैक्ट है और मशीन सॉलिड। मतलब कि विचार अमूर्त है और मशीन सॉलिड यानी कि घन है। और इसके अलावा किसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए कुछ हद तक कुछ हॉर्स पावर जितनी एनर्जी भी चाहिए, और विचारों के पास ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। फिर भी पहले के समय में ये जो बातें असंभव मानी जाती थी वो आज संभव हुई है। हॉलीवुड के सुपरमैन क्रिस्टोफर रिव्स के माफिक कई सारे ऐसे बदकिस्मत लोग जो किसी रोग या एक्सीडेंट के कारण अपनी गर्दन से पांव तक निसहाय बन चुके थे, ऐसे लोग भी दिमाग और मशीन के कॉम्बिनेशन की इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से स्वावलंबी बने हैं और ये लोग सिर्फ विचार के माध्यम से उनके मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोग अपने कंप्यूटर में डेटा एंट्री और सर्फिंग भी सिर्फ विचारों के माध्यम से कर सकते हैं। और ऐसी लेटेस्ट क्रांति के द्वार तब खुल गए जब अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट जेहन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें प्रयोग में शामिल लोग बार बार अपने अमूर्त विचार को कंप्यूटर में घटित होता देख सकते थे। संभवित मैथमेटिक्स का सहारा ले तो ऐसा होने का चांस सिर्फ 0.00007% ही था, लेकिन ऐसा यहाँ पर तो बार बार हो रहा था। और इसके अलावा डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट और क्वांटम फिजिक्स भी हमें इन्हीं सब बातों को समझाता है। तो क्या जिन डिक्सन को जो पूर्वाभास हो रहे थे, या हमारे भारत के रामानुजन को जो मैथमेटिकल पूर्वाभास हो रहे थे, इनके पीछे भी क्या ये सब सिद्धांत छुपे हुए हो सकते हैं? जवाब फिलहाल हमें पता नहीं है, क्योंकि ये विषय भौतिक और अभौतिक के बीच के सरहदी विस्तार का है, जहां तक आज विज्ञान के हाथ नहीं पहुंच पाए हैं। पर सब्र कीजिए, आज नहीं तो कल विज्ञान के हाथ पहुंच ही जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपके कोई कमेंट हो, सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।